मुझे ठंड कम लगती है। पूजा तेज, अरे शिखा दीदी, सिर्फ रंग से शरीर गर्म नहीं रहता, ख्याल रखना पड़ता है। शिखा हंसकर ताने से, हूँ। जब रंग रूप सब कुछ करता है तब कौन किसे देखता है। कुछ बातों को लोग हल्का लेते हैं, पर हवा और ठंड किसी को भी नहीं दबीती। शिखा की हालत धीरे धीरे खराब, चेहरे पर रंग फीका पड़ना शुरू। शिखा थर थर कांपते हुए, अरे मुझको हाथ सुन्न हो रहे हैं। सास घबरा कर, क्या हुआ बेटी? तू तो अभी थोड़ी पहले कहा था कि तुझे कुछ नहीं होगा। राधा फौरन कदम बढ़ाते हुए, मैं चाय बना देती हूँ। पूजा सोचकर, मांग जी, पहले हम उसे घर के अंदर ले लेते हैं, ठंड और बढ़ जाएगी। नजर एक पल में बदल जाती है। जब कोई मुश्किल झेल रहा हो तब रंगरूप की बात खो जाती है। घर के अंदर पूजा जुगाड़ सोचती है और कुछ सामान इकट्ठा करती है। पूजा, मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ है, थोड़ा गुनगुना पानी, कुछ सूती कपड़े और हाथ पोंछने के लिए गरम रुमाल। राधा आश्वस्त, चलो पूजा, जल्दी करो। सास शर्म से, मुझे ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने जो बातें कही थी। शिखा कमजोर आवाज में, मांग जी, मुझे बुरा लग रहा था, पर अब सब ठीक कर दो। राधा शिखा की देखभाल कर रही है, गरम पानी, मसाज। राधा ममता से, दीदी मैं सर दबा दूं? हाथ थोड़े गरम कर लो। शिखा आंखों में पानी, राधा तुझे पता भी है तुम कितनी अच्छी हो? मैंने भूल किया। राधा हंसते हुए, अरे भैया, भूले किसे नहीं, हम सब बहनों हैं, रंग रूप के लिए कुछ भी नहीं। राधा का दिल बड़ा है, उसी का असर देखने को मिलता है। सास अकेले बगीचे में बैठी खुद से बोलती हुई। सास आवाज अंदर से, आत्मचिंतन, मैंने क्यों लोगों को रंग से आका? क्या मेरी यह सोच सही थी? मेरी बहुएं भी मेरे जिस घर का सम्मान करती हैं। सास पिछली बार भी किसी बहू को ऐसे टोकती दिखे। सास आगे धीमे से, हूँ। शायद मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। कई बार बदलने के लिए सिर्फ एक झटका काफी होता है। आज सास को वही झटका मिला। सास का माफी मांगना। परिवार फिर से किचन में, सब शिखा के पास हैं। सास आंखें नम, विनम्र, बेटियों, मुझे आपकी एक एक बातें याद आ रही हैं। मैंने गलत कहा, मैं माफी मांगती हूँ। रंगरूप के लिए मैंने कभी किसी का दिल दुखाया तो माफ कर दो। मैं अब बदलना चाहती हूँ। शिखा नर्म होकर, मांग जी, मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी थोड़ा घमंड किया। राधा खुश होकर, चलो अब सब ठीक है, हम सब साथ हैं। पूजा हंसते हुए, अब तो मन की सफाई हुई, घर भी सजा रहेगा। एक छोटी माफी और बहुत कुछ बदल जाता है। गांव में छोटी घटना। गांव में सुबह बच्चे खेलते हैं, पड़ोसी आत है। एक पड़ोसी महिला मदद मांगती है, ठंड से फट गया है कपड़ा। पड़ोसी महिला, अरे बहुओं, मेरा बर्तन टूट गया, क्या कोई मदद कर सकती है? राधा फौरन, हम मदद करेंगे, आओ अंदर। शिखा अकेले में, देखो मैं भी मदद करूंगी। पूजा चुटकी और मैं जुगाड़ कर दूंगी, नया तरीका है। सच में जब दिल साफ हो तो मदद स्वाभाविक होती है। ठंड के जुगाड़ का। घर में पूजा ने 3 in 1 जुगाड़ निकाला, गरम पानी के बर्तन, सूती कपड़े और घर का बना स्टोव लाइटर, मास्टर प्लान। पूजा ड्रामेटिक, तीनों बहनों, हम आज ट्रिपल हीट पोजीशन अपनाएंगे। तीनों चादर लिए गोल में बैठती हैं, मजाकिया बॉडी लैंग्वेज। शिखा हंसते हुए, ये कैसा जमावड़ा है? राधा हंसते हुए, पर अच्छा लग रहा है, शरीर गर्म हो रहा है। थोड़ा हंसना भी जरूरी है। सीख और सामंजस्य। शाम का वक्त,
परिवार टीवी के सामने बैठा है, चाय के कप। सास हंसती हुई, आज राधा ने मुझे सिखाया, इंसानियत ही असली सुंदरता है। राधा, सादगी से हम सब में अच्छाई है। रंग नहीं, कर्म मायने रखता है। पूजा, थोड़ा नटखट। और जुगाड़ भी काम आता है। शिखा हंसते हुए, अब मुझे भी समझ आ गया, मैं बदलूंगी। रिश्तों की मिठास तब बढ़ती है जब सब अपना अहम खत्म कर दें। गांव के त्योहार में तीनों की पहल। गांव में छोटा सा ठंडा मेले जैसा, सब मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं। तीनों भाभियां भीड़ में राहत सामग्री बांट रही हैं। गांव वाले ताली, वाह क्या बढ़िया काम किया आपने, सबके लिए कंबल और गरम भोजन। सास खुश होकर, मुझे गर्व है मेरी बहुओं पर। शिखा, अब मैं जानती हूँ, रंग रूप कुछ नहीं, अच्छाई ही सब कुछ है। राधा, मधुर, बस प्यार बांटो, सब ठीक होगा। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के काम आए। घर के दरवाजे पर तीनों खड़ी हैं। सूरज डूब रहा है। धीरे और प्रभावित, कहानी का सार, रंग रूप अस्थायी होते हैं। असली सुंदरता तो अच्छाई, सहानुभूति और सहयोग में है। ठंड हो या गर्मी, इंसानियत चाहिए और थोड़ा सा जुगाड़ कभी कभी बहुत काम आता है। सास, बेटिया, आज से हम सब बराबर हैं। दिल से। शिखा, मैं भी बदल चुकी हूँ। मांग जी, राधा, चलो अब चाय पिए और हंसें। पूजा शरारती मुस्कान, और कल फिर नया जुगाड़ लाऊंगी। गोपालपरी नामक गांव में सुमन और सोनिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत छोटे से मकान में रहती थी और सुमन के पिता एक किसान थे। किसी तरह गुजारा चलता था, पर वे अपनी बेटी सुमन को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और सुमन को बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते थे। वहीं सुमन बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की थी। दूसरी तरफ सोनिया एक बहुत बड़े मकान में अपने माता पिता के साथ रहती थीं। सोनिया के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे और वे अपने काम के वजह से बहुत व्यस्त रहा करते थे। इतना ज्यादा अमीर होने की वजह से सोनिया का पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं थी और सोनिया बहुत लालची और घमंडी थी। फिर भी सोनिया और सुमन बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही स्कूल से घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को घूमने, पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती हैं, सोनिया, तुम्हें पता है, हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है कि जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। सुमन, देखा, सोनिया, यहाँ दो गुफा है। हमें कौन गुफा में जाना चाहिए? सोनिया, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया ये सोच रही थीं कि हम कौन सी गुफा में जाए। तभी वहां एक परी प्रकट होती है। इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है और जैसे कि तुम दोनों देख सकती हो कि तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेंगी जो कई सालों से बीमार है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सुमन, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है, कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना बेकार है। सोनिया, मैं तो चली बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में।
इतना कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चलाती है और सुमन अच्छाई के गुफा में। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहां बहुत सारे फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी, तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सुमन, वाह कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है, जिसमें खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, लो, मैं आ गई आपकी देखभाल करने। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया के बुराई की गुफा के अंदर जाते ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। फिर भी सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया को बहुत भूख भी लग रही होती है। सोनिया कहती है कि उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा था और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नहीं दिख रहा है और भूख से मेरी जान जान रही है। फिर थोड़ी और आगे जाने पर सोनिया को कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई देती है। सोनिया, अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ और मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहां ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। उधर सोनिया के माता पिता बहुत परेशान हो रहे थे और वे दोनों सुमन के घर जाते हैं। पर वहां जाने के बाद वे दोनों देखते हैं कि सुमन के माता पिता भी बहुत परेशान हो रहे थे। फिर सब सोचते हैं, आखिर ये दोनों कहाँ गईं? उधर सोनिया कहती है, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में गई। अगर वो भी मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब अकेले ये खजाना मेरा है। ये सोचकर जैसे ही सोनिया खजाना को हाथ लगाती, खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, खजाने मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने लेने आगे बढ़ती, खजाना गायब हो जाता। सोनिया डर से हाथ पीछे कर लेती तो खजाना वापस आ जाता। सोनिया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती ही ही लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ, आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। सोनिया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना, मुझे जाने दो, कृपया कर मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन उसे वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे के रूप में बदल गई। नागिन जो भी इस बुराई की गुफा में आता है उसका यही हाल होता है। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से अम्मा की देखभाल कर रही थी। सुमन, अम्मा आप ये काढ़ा पी लें, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी अम्मा, बेटा, बेटा, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल की हो। इतना बोलकर अम्मा परी के रूप में बदल जाती है। परी, सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो। मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को खजाना देती हैं और सुमन खजाना लेकर धन्यवाद देकर गुफा से बाहर निकल जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त सोनिया को नागिन ने डस लिया और सोनिया गुफा के अंदर ही चूहा बन जाती है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। सुमन, काश सोनिया मेरे साथ अच्छाई के गुफा में चलती तो तुम मेरे साथ होती। तभी सोनिया वहां चूहे के रूप में आती है और कहती हैं, सोनिया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में चली गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई की गुफा में चली गई, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने का लालच नहीं हुआ। फिर भी तुम्हें खजाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस। मेरे लालच ने मुझे ले डुबा। इतना कहते ही परी वहां आ जाती है और सुमन से कहती हैं, परी, लगता है सोनिया को अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को इंसान के रूप में बदल देती है और दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं कि ये शिक्षा आगे से सभी दोस्तों को देंगे और दोनों सहेलियां घर की ओर चली जाती है। घर जाते ही उन दोनों के माता पिता पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ गई थीं? फिर सोनिया और सुमन अपने माता पिता को सारी बातें बताती हैं
और खुशी खुशी सोनिया सुमन रहने लगते हैं। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी? वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में एक दुकान होने से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसीलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन रतिराम की दुकान में उसका दोस्त और उसके दोस्त का बेटा आया और रतिराम से कहता है, अरे भाई, सुना है तूने अपनी दुकान पे अपने सामानों का भाव बहुत ज़्यादा रखा है, पर शहर पे तो सामान का दाम बहुत कम है। पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है भाई। तुम इतना सामान का दाम क्यों रखते हो भाई? कम से कम गरीबों का तो सोचो। यह सब सुनते ही रतिराम बोलता है, भाई मैं किसी गरीब पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ। जो सामान का दाम है मैं बस उसे उसी दाम पर बेचता हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे दुकानदारी कैसे करनी है। इतना सुनते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। किसान, भाई ये दाल कैसे दिया? रतिराम ने कहा, 200 रुपए किलो। लाला ये तो बहुत ज्यादा है, शहर में तो 120 रुपए का मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से दाल लेकर गांव आओगे, किराए में ही 200 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम नुकसान करके यही दाल 170 रुपए का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान परेशान होकर दाल लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची दुकानदार से परेशान था, पर इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे तुमने देखा कि लालची दुकानदार कितना रुपए हम लोग से लूट रहा है, जबकि सामान का तो उतना भाव है ही नहीं। लालची दुकानदार कभी कभी उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लेकर उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजन सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में कर रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजन सिंह ने कहा, रतिराम ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर तेरे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर चुका, फिर गाय ले जाना। यह सब सुन के सुजन सिंह को बहुत गुस्सा आया। सुजन सिंह घर आते ही अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे शहर जाना है, गांव में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, अब गांव में हमारा बच्चा ही क्या है। सुजन सिंह अपने घर परिवार को समझा बुझाकर शहर की ओर चल देता है और वहाँ वह देखता है कि शहर में तो बहुत बड़े बड़े दुकान हैं, कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल ही जाएगी। सुजन सिंह दुकान पहुँच जाता है। पहुँचने के साथ ही वहाँ के दुकानदार सुजन सिंह से कहते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए यहाँ? मालिक मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत दूर गांव से आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही वहाँ के मालिक ने सुजन सिंह को काम पर रख लिया और उसे सारा काम समझा दिया। सुजन सिंह ने वहाँ का सारा काम समझ लिया था और वह सोच रहा था कि यहाँ पर सामान कितना सस्ता है और हमारे लाला हमारे गांव को कितना ज़्यादा लूट रहे हैं। सुजन सिंह भी सारा काम अच्छा से करने लगा और अपने घर पे भी पैसा भेजने लगा। फिर एक दिन सुजन सिंह ने काम करते करते अपनी दुकान के मालिक को अपने गांव के बारे में बताया कि वहाँ के लाला हमें कितना लूट रहे हैं। यह सुनकर मालिक ने बोला, तुम एक काम करो, गांव में मेरा नाम से एक दुकान खोल लो। जो प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मैं सामान भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपका गुलामी करता रहूँगा। सुजन सिंह की बात सुनकर मालिक बहुत खुश हो गए और सारा इंतजाम कर दिया। सुजन सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके एक सप्ताह बाद पूरा सामान आ गया।
यह सब देखकर लाला को बहुत जोर का सदमा लग गया। वह फटाफट सुजन सिंह के पास पहुंच गया और कहने लगा, क्या रे, इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने दुकान खोल लिया? कहीं से तुमने डाका तो नहीं डाला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। इतना ही सुनते सुजन सिंह कहता है, चल बता, तेरा कितना पैसा हुआ? मैं तेरा सारा पैसा वापस दे दूंगा। इतना सुनते ही लाला ने कहा, कहीं तू चोरी करके तो नहीं आया है? रुक, तेरी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे मालिक का दुकान है। देख, बोर्ड पर मालिक का नाम लिखा हुआ है, शहर जाकर उनसे पूछ ले। इतना सुनते ही लाला घबरा जाता है। फिर वह सुजन सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम कर, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तुम कितने दाम में सामान बेचोगे। तुम मेरे दाम पर सामान बेचो, इससे तुम्हें दुगनी बचत होगी, ऊपर की तनख्वाह भी अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से सामान ले या तुम्हारी दुकान से, बात तो एक ही होगा। सुजन सिंह ने कहा, लाला, तेरा बहुत धन्यवाद। तेरे कारण ही मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। ना तू मेरी गाय लेता और ना मैं शहर जाता और ना मैं वहाँ नौकरी करता। ये दुकान भी तेरे कारण ही खुली है। तुमने जितना यहाँ के गांव के लोगों पर जुल्म किया है ना, ये दुकान उसी का सबक है। और यहाँ पर तो सामान शहर से भी सस्ता में बिकेगा। धीरे धीरे सुजन सिंह गांव वालों को भी उधार देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले को बहुत खुशी मिली और यहाँ लाला की दुकानों में सामानों पर कीड़े लगने लगे। सुजन सिंह के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी और उसे सब वाहवाही देने लगे और सब बहुत खुश थे। सुजन सिंह महीने में एक बार जा करके अपने मालिक को सारा हिसाब दे देता और उनका जो भी पैसा बनता उन्हें दे देता। अब सुजन सिंह ने दूसरे गांव में भी अपना दुकान खोलना शुरू कर दिया था। इधर सुजन सिंह ने अपनी दुकान के लिए 2 नौकर भी रख लिए थे। इधर लाला बहुत परेशान हो गया था और लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजन सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई सस्ते दाम में भी सामान नहीं लेता था और इस प्रकार लाला की दुकान बंद हो गई।